सरुमन की आवाज। वे खंडहर सुरंग से गुजरे और पत्थरों के ढेर पर खड़े होकर ओर्थांग की काली चट्टान और उसकी कई खिड़कियों को निहारते रहे, जो उस वीरान जगह में अभी भी खतरनाक थी, जो चारों ओर फैली हुई थी। पानी अब लगभग पूरी तरह से उतर चुका था। यहाँ वहाँ उदास तालाब बचे हुए थे, जो मिल और मलबे से ढके हुए थे, लेकिन विस्तृत घेरा फिर से नंगा था। कीचड़ और उखड़ी हुई चट्टानों का एक जंगल, काले पड़ चुके छेदों से भरा हुआ और नशे में धुत होकर इधर उधर झुके हुए खंभों और खंभों से भरा हुआ। टूटे हुए कटोरे के किनारे पर विशाल टीले और ढलान थे, जैसे किसी बड़े तूफान से उठी हुई छतें, और उनके आगे हरी और उलझी हुई घाटी पहाड़ों की काली भुजाओं के बीच लंबी खाई में चली गई थी। बंजा भूमि के पार उन्होंने घुड़सवारों को अपना रास्ता चुनते देखा। वे उत्तर की ओर से आ रहे थे और वे पहले से ही ओर्थांग के पास पहुंच चुके थे। लेगोलस ने कहा, गंडाल्फ, थ्योडेन और उसके आदमी वहां हैं। चलो, उनसे मिलने चलते हैं। सावधानी से चलो, मेरी ने कहा। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो ढीली स्लेबें झुककर तुम्हें गड्ढे में गिरा सकती हैं। वे धीरे धीरे गेट से ओर्थांग तक सड़क के बचे हुए हिस्से पर चल पड़े, क्योंकि झंडे के पत्थर टूटे हुए और चिपचिपे थे। सवारों ने उन्हें आते देखा, चट्टान की छाया में रुक गए और उनका इंतजार करने लगे। गैंडाल्फ उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, ट्रीबीड और मैंने कुछ दिलचस्प चर्चाएं की हैं और कुछ योजनाएं बनाई हैं, उन्होंने कहा, और हम सभी ने कुछ बहुत ज़रूरी आराम किया है। अब हमें फिर से चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने भी आराम किया होगा और खुद को तरोताज़ा किया होगा। हमारे पास है, मेरी ने कहा, लेकिन हमारी चर्चाएं धुएं में शुरू और खत्म होती थीं। फिर भी हम सरुमन के प्रति पहले से कम बुरा महसूस करते हैं। क्या तुम सच में ऐसा करते हो? गैंडाल्फ ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता। जाने से पहले मुझे एक आखिरी काम करना है, मुझे सरुमन से विदा लेनी है। खतरनाक और शायद बेकार, लेकिन ये करना ही होगा। आप में से जो लोग चाहे वे मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन सावधान। और मजाक मत करो, यह इसके लिए सही समय नहीं है। मैं आऊँगा, गिमली ने कहा। मैं उसे देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या वह सचमुच तुम्हारे जैसा दिखता है। और आप ये कैसे सीखेंगे, मास्टर बोना? गैंडाल्फ ने कहा, सरुमन अगर यह उसके लिए सही होता तो वह तुम्हारी नज़रों में मेरे जैसा दिख सकता था। और क्या तुम अभी भी इतने समझदार हो कि उसकी सारी नकलें पहचान सको? खैर, शायद हम देखेंगे। हो सकता है कि वह खुद को कई अलग अलग आंखों के सामने दिखाने से कतराता हो। लेकिन मैंने सभी एंट्स को खुद को नज़रों से दूर रखने का आदेश दिया है, इसलिए शायद हम उसे बाहर आने के लिए मना लें। खतरा क्या है? पिप्पिन ने पूछा। क्या वह हम पर गोली चलाएगा और खिड़कियों से आग बरसाएगा, या वह दूर से हम पर जादू कर सकता है? आखिरी बात तो यह है कि अगर आप हल्के दिल से उसके दरवाजे तक पहुँचे, तो ये सबसे ज्यादा संभव है, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन यह नहीं पता कि वह क्या कर सकता है, या कोशिश करने का विकल्प चुन सकता है। एक जंगली जानवर जो कोने में फंसा हुआ है, उसके पास जाना सुरक्षित नहीं है। और सरुमन के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी आवाज से सावधान रहें। वे अब ओर्थांग की तलहटी में पहुंच गए। ये काला था और चट्टान ऐसे चमक रही थी मानो गीली हो। पत्थर के कई किनारों पर तीखे किनारे थे, जैसे कि उन्हें हाल ही में तराशा गया हो। कुछ निशान और आधार के पास छोटे छोटे टुकड़े, ये सभी निशान थे जो इंस के क्रोध के थे। पूर्वी दिशा में, 2 खंभों के कोने में, एक बड़ा दरवाज़ा था, जो ज़मीन से ऊंचा था, और उसके ऊपर एक बंद खिड़की थी, जो लोहे की सलाखों से घिरी एक बालकनी पर खुलती थी। दरवाजे की दहलीज तक 27 चौड़ी सीढ़ियां थीं, जो उसी काले पत्थर पर किसी अज्ञात कला द्वारा गढ़ी गई थीं। यह मीनार का एकमात्र प्रवेश द्वार था, लेकिन चढ़ाई की दीवारों में गहरे छेदों के साथ कई ऊंची खिड़कियां काटी गई थीं। दूर तक वे सींगों के सीधे चेहरों में छोटी आंखों की तरह झांकती थीं। सीढ़ियों के नीचे गैंडाल्फ और राजा उतर गए। मैं ऊपर जाऊंगा, गैंडाल्फ ने कहा। मैं ओर्थांग में रहा हूं और मुझे अपने खतरे का पता है। राजा ने कहा, और मैं भी ऊपर जाऊंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझे किसी
खतरे का डर नहीं है। मैं उस दुश्मन से बात करना चाहता हूँ जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। जोमा, मेरे साथ आओ और देखो कि मेरे बूढ़े पैर डगमगा न जाएं। जैसी तुम्हारी मर्जी, गैंडाल्फ ने कहा। अरागोर्न मेरे साथ आएगा। बाकी लोगों को सीढ़ियों के नीचे हमारा इंतजार करने दो। वे काफी कुछ सुनेंगे और देखेंगे, अगर सुनने या देखने के लिए कुछ है। नहीं, गिमली ने कहा। लेगोलास और मैं नजदीक से देखना चाहते हैं। हम अकेले यहाँ अपने रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भी पीछे आएंगे। तो फिर आओ, गैंडाल्फ ने कहा, और ऐसा कहकर वह सीढ़ियां चढ़ गया और थियोडेन उसके पास गया। रोहन के घुड़सवार अपने घोड़ों पर नदी के दोनों ओर बेचैनी से बैठे थे। सीढ़ी से उतरकर और ऊपर की ओर बड़े टॉवर की ओर देखते हुए डर रहे थे कि उनके स्वामी के साथ क्या हो सकता है। मेरी और पिप्पिन नीचे की सीढ़ी पर बैठे थे, खुद को महत्वहीन और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ से गेट तक आधा मील का रास्ता है, पिप्पिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। काश मैं बिना किसी की नज़र पड़े वापस गार्डरूम में जा सकता। हम किस लिए आए हैं? हमें यहाँ नहीं बुलाया गया है। गैंडाल्फ ऑर्थेंक के दरवाजे के सामने खड़ा था और उसने अपनी लाठी से उस पर प्रहार किया। दरवाजा एक खोखली आवाज के साथ बज उठा। सरुमान, सरुमान, उसने ऊंची और आज्ञाकारी आवाज में चिल्लाया। सरुमान बाहर आओ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की खोली गई, लेकिन उसके अंधेरे खुले हिस्से में कोई आकृति नजर नहीं आई। कौन है? एक आवाज ने कहा। तुम क्या चाहते हो? थियोडेन ने कहा। मैं उस आवाज को जानता हूँ, और मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने पहली बार उसे सुना था। जाओ और सरुमन को बुलाओ, क्योंकि तुम उसके नौकर बन गए हो, ग्रैंडमा वर्मटंग। गैंडाल्फ ने कहा, और हमारा समय बर्बाद मत करो। खिड़की बंद हो गई। वे प्रतीक्षा करने लगे। अचानक एक और आवाज आई, धीमी और मधुर। उसकी आवाज ही एक जादू थी। जो लोग उस आवाज को बेखबर होकर सुनते थे, वे शायद ही कभी उन शब्दों को बता पाते थे जो उन्होंने सुने थे, और अगर वे बताते भी थे तो उन्हें आश्चर्य होता था, क्योंकि उनमें बहुत कम शक्ति बची थी। ज्यादातर उन्हें बस इतना याद था कि उस आवाज को सुनना एक आनंद था। जो कुछ भी वह कहती थी वह बुद्धिमानी और तर्कसंगत लगता था, और उनमें खुद को बुद्धिमान दिखाने की इच्छा तुरंत जाग उठती थी। जब दूसरे बोलते थे तो वे इसके विपरीत कठोर और असभ्य लगते थे, और अगर वे आवाज का विरोध करते थे तो मंत्रमुग्ध लोगों के दिलों में गुस्सा भड़क उठता था। कुछ लोगों पर जादू सिर्फ तब तक रहता था जब तक आवाज उनसे बात करती थी, और जब वह किसी और से बात करती थी तो वे मुस्कुराते थे, जैसे लोग जादूगर की चाल को समझ जाते हैं जबकि दूसरे उसे देखकर मुंह फुलाते हैं। कई लोगों के लिए आवाज की आवाज ही उन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जिन लोगों पर उसने विजय प्राप्त की थी, उनके लिए जादू तब भी कायम रहा जब वे दूर थे, और उन्होंने हमेशा उस कोमल आवाज को फुसफुसाते और उन्हें उकसाते सुना। लेकिन कोई भी अविचल नहीं था। जब तक उसके स्वामी का उस पर नियंत्रण था, तब तक कोई भी उसकी दलीलों और आदेशों को मन और इच्छा के प्रयास के बिना अस्वीकार नहीं कर सकता था। अच्छा, उसने अब कोमल प्रश्न के साथ कहा, तुम मेरे आराम में खलल क्यों डालते हो? क्या तुम मुझे रात या दिन में बिल्कुल भी शांति नहीं दोगे? उसका स्वर एक दयालु हृदय का था जो अनुचित रूप से लगी चोटों से दुखी था। वे आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने उसके आने की कोई आवाज नहीं सुनी थी, और उन्होंने देखा कि रेलिंग पर एक व्यक्ति खड़ा है और उन्हें नीचे देख रहा है। एक बूढ़ा आदमी, एक बड़े लबादे में लिपटा हुआ, जिसका रंग बताना आसान नहीं था, क्योंकि अगर वे अपनी आंखें घुमाते या वह हिलता तो उसका रंग बदल जाता था। उसका चेहरा लंबा था, माथा ऊंचा था, उसकी गहरी काली आंखें थीं, जिन्हें समझना मुश्किल था। हालांकि अब जो नजर आ रही थी वह गंभीर और दयालु थी, और थोड़ी थकी हुई थी। उसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उसके होठों और कानों के चारों ओर अभी भी काले रंग के रेशे दिखाई दे रहे थे। जैसे, और फिर भी विपरीत, गिमली ने बड़बड़ाया। लेकिन अभी आ जाओ, कोमल आवाज ने कहा। तुम में से कम 2 को मैं नाम से जानता हूँ। गैंडाल्फ को मैं इतना अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वह यहाँ मदद या सलाह मांगेगा। लेकिन तुम, रोहन के चिन्ह के थियोडेन भगवान,
अपने महान उपकरणों से और उससे भी अधिक योरल के घराने के सुंदर चेहरे से घोषित किए गए हो। ये 3 बार प्रसिद्ध थेंगल के योग्य पुत्र, तुम क्यों नहीं आए? पहले और एक मित्र के रूप में, पश्चिमी देशों के सबसे शक्तिशाली राजा, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, और विशेष रूप से इन अंतिम वर्षों में आपको उन मूर्खतापूर्ण और बुरी सलाहों से बचाने के लिए जो आपको घेर रही हैं। क्या अब भी बहुत देर हो चुकी है? मेरे साथ जो चोटें हुई हैं, जिनमें रोहन के लोगों का भी, अफसोस, कुछ हिस्सा रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपको बचाना चाहता हूँ, और आपको उस बर्बादी से बचाना चाहता हूँ जो निश्चित रूप से निकट आ रही है, अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं जिसे आपने चुना है। वास्तव में अब मैं ही आपकी सहायता कर सकता हूँ। थियोडेन ने अपना मुंह खोला मानो बोलने के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सरुमन के चेहरे को देखा जिसकी गहरी गंभीर आंखें उस पर झुकी हुई थीं, और फिर उसके बगल में गैंडाल्फ को देखा और वह हिचकिचा रहा था। गैंडाल्फ ने कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे किसी ऐसे बुलावे का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हो जो अभी तक नहीं आया है। सवार पहले तो हिले, सरुमन के शब्दों पर स्वीकृति के साथ बड़बड़ाए, और फिर वे भी चुप हो गए, जैसे कि मंत्रमुग्ध लोग हों। उन्हें ऐसा लगा कि गैंडाल्फ ने अपने स्वामी से कभी इतना उचित और उचित ढंग से बात नहीं की थी। अब थियोडेन के साथ उसका सारा व्यवहार कठोर और घमंडी लग रहा था, और उनके दिलों पर एक छाया रेंग रही थी, एक बड़े खतरे का डर, मार्ग का अंत एक अंधेरे में जहां गैंडाल्फ उन्हें ले जा रहा था, जबकि सरुमन भागने के दरवाजे के पास खड़ा था, इसे आधा खुला रखा ताकि रोशनी की एक किरण अंदर आ सके। एक भारी सन्नाटा था। ये बौना गिमली था जो अचानक अंदर घुस आया। इस जादूगर के शब्द सिर के बल खड़े हैं, उसने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ पकड़ते हुए गुर्राहट के साथ कहा। और थांत की भाषा में मदद का मतलब बर्बादी है और बचाने का मतलब हत्या है, ये स्पष्ट है। लेकिन हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं। शांति, सरुमन ने कहा, और एक क्षण के लिए उसकी आवाज़ कम कोमल हो गई, और उसकी आंखों में एक रोशनी चमकी और चली गई। मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगा, गिमली ग्लूइन के बेटे, उसने कहा। तुम्हारा घर बहुत दूर है और इस देश की परेशानियां तुम्हारी छोटी चिंता हैं। लेकिन ये तुम्हारी अपनी योजना नहीं थी कि तुम उनमें उलझे, और इसलिए मैं तुम्हारी इस भूमिका को दोष नहीं दूंगा, एक बहादुरी वाली भूमिका, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे पहले रोहन के राजा, मेरे पड़ोसी और एक बार मेरे मित्र से बात करने की अनुमति दो। तुम्हारा क्या कहना है, थियोडेन राजा? क्या तुम मेरे साथ शांति चाहते हो, और वह सारी सहायता चाहते हो जो मेरे ज्ञान से मिल सकती है, जो लंबे समय से मेरे पास है? क्या हम बुरे दिनों के खिलाफ मिलकर अपनी योजनाएं बनाएंगे, और अपनी चोटों की ऐसी सद्भावना से मरम्मत करेंगे कि हमारी संपत्ति पहले से कहीं अधिक अच्छी हो जाए? फिर भी थियोडेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह क्रोध से या संदेह से प्रयास कर रहा था, यह कोई नहीं बता सकता। जोमा बोला, हे प्रभु, मेरी बात सुनो। उसने कहा, अब हम उस खतरे को महसूस कर रहे हैं जिसके बारे में हमें चेतावनी दी गई थी। क्या हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, केवल एक बूढ़े झूठे व्यक्ति द्वारा अपनी कांटेदार जीभ पर शहद लगाए जाने पर आश्चर्यचकित होने के लिए? तो फंसा हुआ भेड़िया शिकारी कुत्तों से बात करेगा, अगर वह कर सकता है। वह आपकी क्या सहायता कर सकता है? वास्तव में वह केवल अपनी दुर्दशा से बचना चाहता है। लेकिन क्या आप विश्वासघात और हत्या के इस सौदागर के साथ बातचीत करेंगे? फोर्ब्स में थियोड्रेड को याद करें और HBMA की कब्र को याद करें। हेल्म्स डीप में अगर हम जहरीली जबानों की बात करें तो हम तुम्हारी जबानों के बारे में क्या कहें, युवा सांप? सरुमन ने कहा, और अब उसके गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आओ, जोमा, जोमुंड के बेटे, उसने फिर अपनी नर्म आवाज में कहा, हर आदमी के लिए शस्त्रों में वीरता तुम्हारी है और तुम इस तरह से उच्च सम्मान प्राप्त करते हो। जिसे तुम्हारा स्वामी शत्रु कहता है, उसे मार डालो और संतुष्ट रहो। उन नीतियों में हस्तक्षेप न करो जिन्हें तुम नहीं समझते। लेकिन हो सकता है, अगर तुम राजा बन गए, तो तुम पाओगे कि उसे अपने दोस्तों को सावधानी से चुनना होगा।
सरुमन की दोस्ती और ओर्थानक की शक्ति को हल्के में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे उसके पीछे कितनी भी शिकायतें हों, वास्तविक या काल्पनिक। तुमने एक लड़ाई जीती है, लेकिन युद्ध नहीं, और वह भी ऐसी मदद से जिस पर तुम फिर से भरोसा नहीं कर सकते। तुम अपने ही दरवाजे पर जंगल की छाया पा सकते हो। ये स्वच्छंद और मूर्खतापूर्ण है, और मनुष्यों के लिए कोई प्यार नहीं रखती। लेकिन रोहन के मेरे स्वामी, क्या मुझे हत्यारा कहा जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में वीर लोग मारे गए हैं। यदि आप युद्ध में जाते हैं तो अनावश्यक रूप से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता, तो लोग मारे जाएंगे। लेकिन यदि मैं इस कारण हत्यारा हूँ, तो फिर योरल का पूरा घराना हत्या से कलंकित है, क्योंकि उन्होंने कई युद्ध लड़े हैं और उन लोगों पर हमला किया है जिन्होंने उनका विरोध किया। फिर भी कुछ लोगों के साथ उन्होंने बाद में शांति स्थापित की है, लेकिन राजनीति के कारण कोई भी बुरा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, थ्योडेन राजा, क्या हम शांति और मित्रता रखेंगे, आप और मैं? यह आदेश देना हमारा काम है। हम शांति प्राप्त करेंगे, थ्योडेन ने अंततः भारी स्वर में और प्रयास के साथ कहा। कई सवार खुशी से चिल्ला उठे। थ्योडेन ने अपना हाथ ऊपर उठाया। हाँ, हमें शांति मिलेगी, उसने अब स्पष्ट आवाज में कहा। हमें शांति मिलेगी जब तुम और तुम्हारे सारे काम नष्ट हो जाएंगे, और तुम्हारे अंधकारमय स्वामी के काम भी, जिसके हवाले तुम हमें सौंपना चाहते हो। तुम झूठे हो, सरुमन, और मनुष्यों के हृदयों को भ्रष्ट करने वाले। तुम अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हो, और मैं मोडोर के पंजे की केवल एक उंगली ही देख पाता हूँ। क्रूर और ठंडा। भले ही तुम्हारा मुझ पर युद्ध ठीक ठाक रहा हो, क्योंकि अगर तुम 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान होते, तो भी तुम्हें मुझ पर और मेरे लोगों पर अपने फायदे के लिए शासन करने का कोई अधिकार नहीं होता, जैसा कि तुम चाहते थे। फिर भी तुम वेस्टफोल्ड में अपनी मशालों और वहां मृत पड़े बच्चों के बारे में क्या कहोगे? और उन्होंने हॉर्नबर्ग के दरवाजे के सामने एचबीमा के शरीर को काट डाला, जब वह मर चुका था। कब? तुम अपनी खिड़की पर अपने कौवों के मनोरंजन के लिए फांसी पर लटके रहो, मैं तुम्हारे और ऑर्थेंक के साथ शांति से रहूंगा। योरल के घराने के लिए इतना ही। मैं महान पूर्वजों का छोटा बेटा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी उंगलियां चाटने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मुड़ जाओ, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी आवाज ने अपना आकर्षण खो दिया है। सवारों ने थ्योडेन को ऐसे देखा जैसे वे किसी सपने से चौंक गए हों। सरुमन के संगीत के बाद उनके कानों में उनके मालिक की आवाज एक बूढ़े कौवे की तरह कर्कश लग रही थी। लेकिन सरुमन कुछ देर के लिए क्रोध से पागल हो गया। वह रेलिंग पर इस तरह झुका जैसे वह राजा को अपनी छड़ी से मार डालेगा। कुछ लोगों को अचानक ऐसा लगा कि उन्होंने एक सांप को हमला करने के लिए कुंडली मारते हुए देखा है। फांसी और कौवे, उसने फुसफुसाया, और वे इस भयानक परिवर्तन से कांप उठे। मूर्ख, योरल का घर क्या है, सिवाय एक फूस के खलिहान के, जहां डाकू बदबू में पीते हैं और उनके बच्चे कुत्तों के बीच फर्श पर लौटते हैं। बहुत समय हो गया है कि वे खुद फांसी से बच निकले हैं। लेकिन फंदा धीरे धीरे खींचा जाता है, लेकिन अंत में कड़ा और कड़ा होता है। अगर तुम चाहो तो फांसी लगाओ। अब उसकी आवाज बदल गई, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने आप पर काबू पा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे बात करने का धैर्य क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी या तुम्हारे सरपट दौड़ने वालों की छोटी टोली की जरूरत नहीं है, जो आगे बढ़ने के साथ साथ उड़ने में भी उतने ही तेज हैं। थ्योडेन हॉसमास्टा, बहुत पहले मैंने तुम्हें तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी बुद्धि से परे एक राज्य की पेशकश की थी। मैंने इसे फिर से पेश किया है, ताकि जिन लोगों को तुम गुमराह करते हो, वे स्पष्ट रूप से रास्ते का चुनाव देख सकें। तुम मुझे शेखी बघारते हो और गाली देते हो। ऐसा ही हो, अपनी झोपड़ियों में वापस जाओ। लेकिन तुम, गैंडाल्फ, कम से कम तुम्हारे लिए तो मैं दुखी हूँ, तुम्हारे लिए दुखी हूँ, शर्म की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ऐसी संगति बर्दाश्त कर पाओ? क्योंकि तुम घमंडी हो, गैंडाल्फ, और बिना किसी कारण के, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नेक है और तुम्हारी आंखें गहरी और दूर तक देखती हैं। क्या अब भी तुम मेरी सलाह नहीं सुनोगे? गैंडाल्फ ने हलचल मचाई और ऊपर देखा। तुम्हारे पास कहने को ऐसा क्या है जो तुमने हमारी पिछली मुलाकात में नहीं कहा? उसने पूछा। या शायद तुम्हारे पास कहने को कुछ बातें हैं
सरुमन ने विराम लिया। नहीं कहना, उसने सोचा, मानो हैरान हो। नहीं कहना, मैंने तुम्हें तुम्हारे भले के लिए सलाह देने की कोशिश की, लेकिन तुमने शायद ही सुना। तुम घमंडी हो और सलाह पसंद नहीं करते, तुम्हारे पास वाकई बहुत ज्ञान है। लेकिन उस मौके पर तुमने गलती की, मुझे लगता है, जानबूझकर मेरे इरादों को गलत समझा। मुझे डर है कि तुम्हें मनाने की उत्सुकता में मैंने धैर्य खो दिया। और वास्तव में मुझे इसका अफसोस है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं रखी, और अब भी मैं कोई दुर्भावना नहीं रखता, भले ही तुम हिंसक और अज्ञानी लोगों की संगति में मेरे पास लौट आओ। मैं कैसे रखूं? क्या हम दोनों एक उच्च और प्राचीन क्रम के सदस्य नहीं हैं, जो मध्य पृथ्वी में सबसे उत्कृष्ट है? हमारी दोस्ती से हम दोनों को ही लाभ होगा। हम दुनिया की अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अभी भी साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए हम एक दूसरे को समझें और इन कमतर लोगों को विचारों से दूर रखें। उन्हें हमारे निर्णयों का इंतजार करने दें। आम भलाई के लिए मैं अतीत को सुधारने और तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे सलाह नहीं लोगे? क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? सरुमन ने इस अंतिम प्रयास में इतनी शक्ति का प्रयोग किया कि सुनने के दायरे में खड़े कोई भी व्यक्ति अविचलित नहीं रहा। लेकिन अब जादू पूरी तरह से अलग था। उन्होंने एक दयालु राजा की एक गलती करने वाले लेकिन बहुत प्रिय मंत्री के साथ कोमल प्रतिवाद सुना। लेकिन वे बाहर बंद थे, एक दरवाजे पर उन शब्दों को सुन रहे थे जो उनके लिए नहीं थे। बुरे व्यवहार वाले बच्चे या बेवकूफ़ नौकर अपने बुजुर्गों के मायावी प्रवचन को सुन रहे थे और सोच रहे थे कि ये उनके भाग्य को कैसे प्रभावित करेगा। ये दोनों उच्चतर ढांचे के बने थे, श्रद्धेय और बुद्धिमान। यह अपरिहार्य था कि उन्हें गठबंधन करना चाहिए। गैंडाल्फ टॉवर में चढ़ जाएगा, ओर्थेंक के उच्च कक्षों में उनकी समझ से परे गहरी चीजों पर चर्चा करने के लिए। दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और उन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा, आवंटित काम या सजा की प्रतीक्षा करने के लिए। यहाँ तक कि थ्योडेन के दिमाग में भी विचार ने आकार ले लिया, संदेह की छाया की तरह। वो हमें धोखा देगा, वो चला जाएगा, हम खो जाएंगे। फिर गैंडाल्फ हंसा, कल्पना धुएं के गुबार की तरह गायब हो गई। सरुमन, सरुमन, गैंडाल्फ ने हंसते हुए कहा। सरुमन, तुम जीवन में अपने रास्ते से भटक गए। तुम्हें राजा का विदूषक होना चाहिए था और उसके सलाहकारों की नकल करके अपनी रोटी और पट्टियां भी कमानी चाहिए थीं। अरे, उसने रुककर कहा, अपनी हंसी पर काबू पाते हुए। एक दूसरे को समझते हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी समझ से परे हूँ। लेकिन तुम, सरुमन, मैं अब बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं एक रखता हूँ, मुझे तुम्हारी दलीलों और कामों की जितनी याददाश्त है, उससे कहीं ज्यादा साफ है। जब मैंने आखिरी बार तुमसे मुलाकात की थी, तब तुम मोडोर के जेल थे और मुझे वहीं भेजा जाना था। नहीं, छत से भागा हुआ मेहमान दरवाजे से वापस आने से पहले 2 बार सोचेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऊपर आऊंगा। लेकिन सुनो, सरुमन, आखिरी बार, क्या तुम नीचे नहीं आओगे? इससेनगार्ड तुम्हारी उम्मीद और कल्पना से कम मजबूत साबित हुआ है। हो सकता है कि दूसरी चीजें भी ऐसी हों जिन पर तुम्हें अभी भी भरोसा है। क्या इसे कुछ समय के लिए छोड़ देना अच्छा नहीं होगा? शायद नई चीजों की ओर मुड़ना। अच्छी तरह सोचो, सरुमन, क्या तुम नीचे नहीं आओगे? सरुमन के चेहरे पर एक छाया गुजरी, फिर वह मौत की तरह सफेद हो गया। इससे पहले कि वो उसे छिपा पाता, उन्होंने मुखौटे के पीछे से संदेह में डूबे मन की पीड़ा देखी, जो रहने से घृणा करता था और अपनी शरण छोड़ने से डरता था। एक पल के लिए वह हिचकिचाया और किसी ने सांस नहीं ली। फिर वह बोला, और उसकी आवाज तीखी और ठंडी थी। गर्व और घृणा उस पर हावी हो रहे थे। क्या मैं नीचे आऊंगा? उन्होंने मजाक उड़ाया। क्या कोई निहत्था आदमी बोलने के लिए नीचे आता है? बाहर लुटेरों के साथ। मैं यहाँ आपकी आवाज अच्छी तरह सुन सकता हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, और मुझे आप पर भरोसा नहीं है, गैंडाल्फ। वे मेरी सीढ़ियों पर खुलेआम खड़े नहीं होते, लेकिन मैं जानता हूँ कि जंगली लकड़ी के राक्षस आपके आदेश पर कहाँ छिपे हुए हैं। विश्वासघाती हमेशा अविश्वासी होते हैं, गैंडाल्फ ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। लेकिन आपको अपनी जान के लिए डरने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको मारना या चोट पहुंचाना नहीं चाहता, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप वास्तव में मुझे समझते हैं। और मेरे पास आपकी रक्षा करने की शक्ति है। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। आप चाहें तो ऑर्थेंक को आज़ाद छोड़ सकते हैं। यह अच्छा लगता है, सरुमन ने व्यंग्य किया। बहुत हद तक गंडाल्फ द ग्रे की तरह, बहुत विनम्र और बहुत दयालु। मुझे संदेह नहीं है कि आपको ऑर्थांक आरामदायक लगेगा और मेरा जाना सुविधाजनक होगा। लेकिन क्यों? क्या मुझे जाना चाहिए? और मुक्त से आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। तुम अपनी खिड़कियों से ही जाने का कारण देख सकते हो। गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। तुम्हारे मन में दूसरे विचार भी आएंगे। तुम्हारे सेवक नष्ट हो गए हैं और बिखर गए हैं। तुम्हारे पड़ोसियों को तुमने अपना दुश्मन बना लिया है और तुमने अपने नए मालिक को धोखा दिया है या ऐसा करने की कोशिश की है। जब उसकी नज़र इधर जाएगी तो वह क्रोध की लाल आंख होगी। लेकिन जब मैं मुक्त कहता हूँ तो मेरा मतलब है मुक्त बंधन, जंजीर या आदेश से मुक्त, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, यहाँ तक कि मोडोर, सरुमन तक, अगर तुम चाहो। लेकिन तुम पहले मुझे ऑर्थेंक की चाबी और अपना डंडा सौंप दोगे। वे तुम्हारे आचरण की प्रतिज्ञाएं होंगी, जिन्हें बाद में लौटा दिया जाएगा, अगर तुम चाहो तो उनके योग्य बनो। सरुमन का चेहरा लाल हो गया, क्रोध से मुड़ गया और उसकी आंखों में लाल रोशनी जल उठी। वह बेतहाशा हंसा। बाद में वह चिल्लाया और उसकी आवाज़ चीख में बदल गई। बाद में, हाँ, जब तुम्हारे पास बारात-दिर की चाबियां भी होंगी, मुझे लगता है, और 7 राजाओं के मुकुट और 5 जादूगरों की छड़ें, और तुमने अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीदे होंगे जो अब पहनने वाले जूतों से कई साइज बड़े होंगे। एक मामूली योजना, शायद ही ऐसी कोई योजना हो जिसमें मेरी मदद की ज़रूरत हो। मेरे पास करने के लिए दूसरे काम हैं। मूर्ख मत बनो। अगर तुम मेरे साथ इलाज करना चाहते हो, तो जब तक मौका है, चले जाओ और होश में आने पर वापस आओ। और अपनी पूंछ पर लटकने वाले इन हथियारों और छोटे छोटे चिथड़ों को पीछे छोड़ दो। शुभ दिन। वह मुड़ा और बालकनी से बाहर चला गया। वापस आओ, सरुमन, गैंडाल्फ ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। दूसरों को आश्चर्यचकित करते हुए सरुमन फिर से मुड़ा, और जैसे कि उसकी इच्छा के विरुद्ध घसीटा जा रहा हो, वह धीरे धीरे लोहे की रेलिंग पर वापस आया, उस पर झुक गया, जोर से सांस ले रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और सिकुड़ा हुआ था। उसके हाथ ने अपने भारी काले डंडे को पंजे की तरह जकड़ रखा था। मैंने तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दी, गैंडाल्फ ने सख्ती से कहा। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। तुम मूर्ख बन गए हो, सरुमन, और फिर भी दयनीय। तुम अभी भी मूर्खता और बुराई से दूर हो सकते थे और सेवा कर सकते थे। लेकिन तुम रुकना और अपने पुराने षड्यंत्रों के सिरों को कुतरना पसंद करते हो। तो रुको, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम फिर से आसानी से बाहर नहीं आ पाओगे। तब तक नहीं जब तक कि पूर्व के अंधेरे हाथ तुम्हें लेने के लिए आगे न बढ़ें। सरुमन, वह चिल्लाया, और उसकी आवाज़ में शक्ति और अधिकार बढ़ गया। देखो, मैं गैंडाल्फ ग्रे नहीं हूँ, जिसे तुमने धोखा दिया था। मैं गैंडाल्फ वाइट हूँ, जो मृत्यु से वापस आ गया है। अब तुम्हारा कोई रंग नहीं है, और मैं तुम्हें संघ और परिषद से निकाल देता हूँ। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे, स्पष्ट और ठंडी आवाज़ में बोला। सरुमन, तुम्हारी छड़ी टूट गई है। एक दरार हुई और छड़ी सरुमन के हाथ में ही फट गई और उसका सिर गैंडाल्फ के पैरों पर गिर गया। जाओ, गैंडाल्फ ने कहा। एक चीख के साथ सरुमन पीछे की ओर गिरा और रेंगता हुआ चला गया। उसी क्षण ऊपर से एक भारी चमकती हुई चीज तेजी से नीचे आई। सरुमन के जाने के बाद भी ये लोहे की रेलिंग से टकराई और गैंडाल्फ के सिर के पास से गुजरते हुए उस सीढ़ी से टकराई जिस पर वह खड़ा था। रेलिंग बज उठी और टूट गई। सीढ़ी चटक गई और चमचमाती चिंगारियों में बिखर गई। लेकिन गेंद को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती हुई चली गई, एक क्रिस्टल की गेंद, काली, लेकिन आग के दिल से चमकती हुई। जैसे ही यह एक तालाब की ओर बढ़ी, पिप्पिन उसके पीछे दौड़ा और उसे उठा लिया। हत्यारा बदमाश, जोमा चिल्लाया, लेकिन गैंडाल्फ अविचलित था।
नहीं, ये सरुमन द्वारा नहीं फेंका गया था, उसने कहा। नहीं, उसके आदेश पर, मुझे लगता है। ये बहुत ऊपर एक खिड़की से आया था। मुझे लगता है कि यह मास्टर वर्मटन की ओर से अंतिम गोली थी, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगाया गया था। अरागोर्न ने कहा, शायद उसका निशाना खराब था, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पाया था कि वो किससे अधिक घृणा करता है, आपसे या सरुमन से। ऐसा हो सकता है, गैंडाल्फ ने कहा। उन दोनों को अपनी संगति में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, वे एक दूसरे को शब्दों से कुतरेंगे। लेकिन सजा उचित है। अगर वर्मटन कभी ऑर्थांक से जिंदा बाहर निकलता है, तो यह उससे कहीं ज्यादा होगा जिसका वह हकदार है। ये लो, मेरे बेटे, मैं इसे ले लूंगा। मैंने तुम्हें इसे संभालने के लिए नहीं कहा, वह चिल्लाया। तेजी से मुड़ा और पिप्पिन को धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आते देखा, जैसे कि वह बहुत बड़ा वजन उठा रहा हो। वो उससे मिलने के लिए नीचे गया और जल्दी से हॉबिट से काला ग्लोब ले लिया, उसे अपने लबादे की तहों में लपेट लिया। मैं इसका ख्याल रखूंगा, उसने कहा। यह ऐसी चीज नहीं है, मुझे लगता है, जिसे सरुमन ने फेंकना चुना होगा। गिमली ने कहा, लेकिन हो सकता है कि उसके पास और भी बातें हों। अगर बहस यहीं खत्म हो जाए, तो कम से कम हम एक दूसरे से दूर चले जाएं। यह अंत है, गैंडाल्फ ने कहा। चलो चलें। उन्होंने ओर्थांत के दरवाजों की ओर पीठ फेर ली और नीचे उतर गए। सवारों ने राजा का खुशी से अभिवादन किया और गैंडाल्फ को सलाम किया। सरुमान का जादू टूट गया था, उन्होंने उसे बुलावे पर आते देखा था और उसे भगाते हुए रेंगते हुए चले गए थे। ठीक है, ये हो गया, गैंडाल्फ ने कहा। अब मुझे ट्रीबीट को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि सब कुछ कैसे हुआ। उसे तो अंदाजा हो ही गया होगा, मेरी ने कहा। क्या उनका अंत किसी और तरह से होने वाला था? संभावना नहीं है, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया, हालांकि वे एक बाल के बराबर संतुलन में आए थे। लेकिन मेरे पास कोशिश करने के कारण थे, कुछ दयालु और कुछ कम दयालु। सबसे पहले सरुमन को दिखाया गया कि उसकी आवाज की शक्ति कम हो रही थी। वो दोनों नहीं हो सकता, तानाशाह और सलाहकार। जब साजिश पूरी हो जाती है तो यह अब रहस्य नहीं रह जाता। फिर भी वह जाल में फंस गया और अपने पीड़ितों से टुकड़ों में निपटने की कोशिश की, जबकि दूसरे लोग सुनते रहे। फिर मैंने उसे एक आखिरी विकल्प दिया और वह भी उचित, मोडोर और उसकी निजी योजनाओं को त्यागना और हमारी मदद करके सुधार करना। हमारी ज़रूरत में, वो हमारी ज़रूरत को अच्छी तरह जानता है, कोई भी उससे बेहतर नहीं है। वो बहुत बढ़िया सेवा कर सकता था, अनुवाद किया गया, लेकिन उसने इसे रोकना चुना है और ऑर्थेंक की शक्ति को बनाए रखना है। वह सेवा नहीं करेगा, केवल आदेश देगा। वह अब मोडोर की छाया के आतंक में रहता है, और फिर भी वह तूफान की सवारी करने का सपना देखता है। दुखी मूर्ख, अगर पूर्व की शक्ति ने अपनी बाहें इसे निगाद तक फैलाईं, तो वह निगल जाएगा। हम ऑर्थेंक को बाहर से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन सौरोन, कौन जानता है कि वह क्या कर सकता है। और अगर सौरोन जीत नहीं पाया तो क्या होगा? तुम उसका क्या करोगे? पिप्पिन ने पूछा। मैं कुछ नहीं, गैंडाल्फ ने कहा। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं प्रभुत्व नहीं चाहता। उसका क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। मुझे दुख है कि जो कुछ अच्छा था वह अब टॉवर में सड़ रहा है। फिर भी हमारे लिए चीजें बुरी नहीं हुई हैं। किस्मत के मोड़ अजीब हैं। अक्सर नफरत खुद को नुकसान पहुंचाती है। मुझे लगता है कि अगर हम अंदर भी गए होते तो हम ऑर्थेंक में कुछ खजाने पा सकते थे जो उस चीज से ज्यादा कीमती थे जो वर्मटन ने हम पर फेंकी थी। एक तीखी चीख, जो अचानक बंद हो गई, ऊपर खुली खिड़की से आई। ऐसा लगता है कि सरुमन भी ऐसा ही सोचता है, गैंडाल्फ ने कहा। चलो उन्हें छोड़ दें। वे अब गेट के खंडहरों में लौट आए। अभी वे मेहराब के नीचे से निकले ही थे कि ढेर लगे पत्थरों की छायाओं के बीच से, जहां वे खड़े थे, ट्रीबीड और एक दर्जन अन्य इंस आगे बढ़ते हुए आए। आरागोर्न, गिमली और लेगोलास ने उन्हें आश्चर्य से देखा। ये मेरे 3 साथी हैं, ट्रीबीड, गैंडाल्फ ने कहा। मैंने उनके बारे में बात की है, लेकिन आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। उसने उन्हें एक एक करके नाम दिया। ओल्ड एंट ने उन्हें लंबे समय तक और खोजपूर्ण तरीके से देखा और बारी बारी से उनसे बात की।
अंत में वह लेगोलास की ओर मुड़ा। तो तुम इतनी दूर से आए हो मिर्कवुड, मेरे अच्छे एल्फ। यह एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और अभी भी है, लेगोलस ने कहा। लेकिन इतना भी नहीं कि हम जो वहाँ रहते हैं, नए पेड़ों को देखकर कभी थक जाएं। मुझे फेंगोरन के जंगल में यात्रा करना बहुत पसंद आएगा। मैं मुश्किल से ही इसके छज्जे से आगे निकल पाया, और मैं वापस लौटना नहीं चाहता था। ट्रीबीड की आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, इससे पहले कि पहाड़ियां बहुत बूढ़ी हो जाएं, उसने कहा। लेगोलास ने कहा, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं आऊंगा। मैंने अपने दोस्त से सौदा किया है कि अगर सब ठीक रहा तो हम दोनों साथ में फेंगोरन जाएंगे तुम्हारी इजाजत से। ट्रीबीड ने कहा, आपके साथ आने वाले किसी भी एल्फ का स्वागत किया जाएगा। मैं जिस मित्र की बात कर रहा हूँ वो कोई एल्फ नहीं है, लेगोलस ने कहा, मेरा मतलब गिमली से है, ग्लूइन का बेटा यहाँ है। गिमली ने सिर झुकाया और कुल्हाड़ी उसकी बेल्ट से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। हम अब, ट्रीबर्ड ने कहा, उसकी ओर काली आंखों से देखते हुए। एक बौना और एक कुल्हाड़ी वाहक। मुझे एल्वेस से अच्छी दोस्ती है, लेकिन तुम बहुत कुछ मांग रहे हो। यह एक अजीब दोस्ती है। यह अजीब लग सकता है, लेगोलस ने कहा, लेकिन जब तक गिमली जीवित है मैं अकेले फेंगोरन नहीं आऊंगा। उसकी कुल्हाड़ी पेड़ों के लिए नहीं, बल्कि ओपनेक के लिए है। हे फेंगोरन, फेंगोरन के जंगल के स्वामी। उसने युद्ध में 42 को काटा। अब आओ, ट्रीबीड ने कहा, यह एक बेहतर कहानी है। ठीक है, चीजें वैसी ही होंगी जैसी वे चाहेंगी, और उनसे मिलने के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें कुछ समय के लिए अलग होना चाहिए। दिन ढलने वाला है, फिर भी गैंडाल्फ कहता है कि आपको रात होने से पहले चले जाना चाहिए, और मार्क का भगवान अपने घर के लिए उत्सुक है। हाँ, हमें जाना चाहिए, और अभी जाना चाहिए, गैंडाल्फ ने कहा। मुझे डर है कि मुझे जाना होगा। तुम्हारे द्वारपालों को तुमसे दूर कर दोगे, लेकिन तुम उनके बिना भी ठीक से काम चला लोगे। शायद मैं ऐसा कर पाऊंगा, ट्रीबीड ने कहा, लेकिन मुझे उनकी कमी खलेगी। हम इतने कम समय में दोस्त बन गए हैं कि मुझे लगता है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, शायद युवावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ। लेकिन वहाँ, वे सूर्य या चंद्रमा के नीचे पहली नई चीज हैं जिन्हें मैंने कई लंबे दिनों में देखा है। मैं उन्हें नहीं भूलूंगा। मैंने उनके नाम लंबी सूची में डाल दिए हैं। इनसे याद रखेंगे। धरती पर जन्मे, पहाड़ों जितने बूढ़े, चौड़े पैदल चलने वाले, पानी पीने वाले, शिकारियों जितने भूखे, हॉबिट बच्चे, हंसते हंसते लोग, छोटे लोग। वे तब तक मित्र बने रहेंगे जब तक पत्तियां नवीनीकृत होती रहेंगी। आपका भला हो, लेकिन अगर तुम अपने सुखद देश, शायर में कोई खबर सुनते हो, तो मुझे खबर भेजो। तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है, इंटवाइव्स की खबर या दृश्य। अगर तुम चाहो तो खुद आ जाओ। कर सकना, हम करेंगे, मेरी और पिप्पिन ने एक साथ कहा, और वे जल्दी से दूर चले गए। ट्रीबीड ने उनकी ओर देखा, और कुछ देर के लिए चुप रहा, सोच समझकर अपना सिर हिलाता रहा। फिर वह गैंडाल्फ की ओर मुड़ा। तो सरुमन नहीं जाएगा, उसने कहा। मुझे नहीं लगता था कि वह जाएगा। उसका दिल एक काले हूर्न की तरह सड़ा हुआ है। फिर भी, अगर मुझ पर विजय पा ली जाए और मेरे सारे पेड़ नष्ट हो जाएं, तो मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक मेरे पास छिपने के लिए एक अंधेरा छेद बचा है। नहीं, गैंडाल्फ ने कहा, लेकिन आपने पूरी दुनिया को कवर करने की योजना नहीं बनाई है। अपने पेड़ों के साथ और सभी जीवित प्राणियों का गला घोंट दो। लेकिन वहाँ, सरुमन अपनी नफरत को पोषित करने और फिर से ऐसे जाल बुनने के लिए बना हुआ है, जैसा वह कर सकता है। उसके पास ऑर्थेंक की कुंजी है, लेकिन उसे भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, इंस इस बात का ध्यान रखेंगे, ट्रीबीड ने कहा। मेरी अनुमति के बिना सरुमन चट्टान से आगे पैर नहीं रखेगा। इंस उस पर नजर रखेंगे। अच्छा, गैंडाल्फ ने कहा, यही मेरी उम्मीद थी। अब मैं जा सकता हूँ और एक चिंता के बिना दूसरे कामों में लग सकता हूँ। लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पानी कम हो गया है। मुझे
डर है कि टॉवर के चारों ओर पहरेदारों को तैनात करना पर्याप्त नहीं होगा। मुझे संदेह नहीं है कि ऑर्थेंक के नीचे गहरे रास्ते खोदे गए थे, और सरुमन को उम्मीद है कि वह जल्द ही बिना किसी निशान के वहां से चला जाएगा और वापस आ जाएगा। अगर तुम ये काम करोगे, तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम फिर से पानी डालो, और ऐसा तब तक करो जब तक कि इसेनगाड एक खड़ा तालाब न बन जाए, या तुम उसके निकास को खोज न लो। जब सभी भूमिगत स्थान डूब जाएं और निकास बंद हो जाएं, तब सरुमन को ऊपर रहना चाहिए और खिड़कियों से बाहर देखना चाहिए। इसे एंट्स पर छोड़ दो, ट्रीबियर्ड ने कहा। हम घाटी को सिर से पैर तक छानेंगे और हर कंकड़ के नीचे झांकेंगे। पेड़ यहाँ रहने के लिए वापस आ रहे हैं, पुराने पेड़, जंगली पेड़। हम इसे वॉचवुड कहेंगे। एक भी गिलहरी यहाँ नहीं जाएगी, लेकिन मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा। इसे एंट्स पर छोड़ दो। जब तक कि वह हमें सताने वाले 7 साल नहीं बीत जाते, हम उसे देखते देखते थकेंगे नहीं।